हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। कुछ नजर डालते हैं आज की अहम डेवलपमेंट्स पर। अवाम ने हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। दाल चीनी से लेकर हवाई जहाज तक के सफर पर अवाम पर कौन से नए टैक्सेस की भरमार हो सकती है? IMF की कौन सी सख्त शराइत होंगी? अवाम पर मजीद कितना बोझ डाला जाएगा? हालात का मारा किसान, मजदूर और तनख्वाहदार तबके को शहबाज हुकूमत कोई रिलीफ दे सकेगी? पेट्रोल, बिजली और गैस के बिल्स अवाम की दस्तरस में होंगे या नहीं? नए बजट में हुकूमती बड़े दावे के मुताबिक महंगाई की शरह कम हो सकेगी? वफाकी बजट 2025 आखिर कैसा होगा? इन तमाम इशूज पर हम बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे मायानाज माशी तज्जियाकार और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब, और इनसे जानेंगे कि इस बजट में आम आवाम के लिए क्या कुछ है। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। जी शब्बर साहब, बताइएगा कि इस बजट में किस सेक्टर के लिए जो है वो खुशखबरियां हैं, किस सेक्टर के लिए जो है वो मुश्किलात होंगी? सैलरी क्लास के लिए क्या कोई खुशखबरी मौजूद होगी कि नहीं? थोड़ा सा बताइएगा कि आने वाला बजट कैसा होगा। देखिए, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो आने वाले बजट में कोई सब्सटेंशियल रिलीफ किसी भी तबके को मिलने की उम्मीद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ माइनर और एक थोड़ी हद तक एडजस्टमेंट सैलरी के अंदर हो जाए। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीफ कह लें या कोई ऐसी चीज़ जो कि आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क डाल सके वो होने वाली है। जो आज की पोजीशन है वही रहेगी। ना कोई बहुत खराबी की तरफ जाना है, ना कोई बहुत अच्छाई की तरफ जाना है। सही, खराबी की तरफ तो नहीं, लेकिन अगर IMF में है तो क्या मजीद टैक्सेस लग सकते हैं या नहीं? सैलरी क्लास के लिए कुछ रिलीफ होगा ये भी सुनने में आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ये अगर इस तरह के कोई कट्स, अगर फार्मर्स को भी कोई रिलीफ दिया जाता है, छोटा मोटा रिलीफ ही सही, या सैलरी क्लास को दिया जाता है तो उसको कहाँ से कॉम्पनसेट करेगी हुकूमत? तो क्या कोई न्यू टैक्सेस की उम्मीद हम करें? ये भी बताएगा। देखिए, दो चीजें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए। वो ये है कि जहां तक आप रिलीफ कह रही हैं कि गवर्नमेंट कहां से कंपेंसेट करेगी जी, मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझा देता हूं कि हमारा पिछले साल का जो इंटरेस्ट सर्विसिंग का कॉस्ट था वो 9,700 अरब था। सही। उस वक्त हमारा इंटरेस्ट रेट 22% तक चला गया था। बिल्कुल। अब इस साल हमारा इंटरेस्ट रेट 11 के करीब है। तो जो हमारा डेट सर्विसिंग का कॉस्ट आएगा वो 8,700 आएगा। तो हमारे पास उस मद में 1,000 बिलियन बचेगा। जो 1,000 बिलियन बचेगा उसमें से हम तकरीबन 600 अरब या 700 अरब अपने दिफाई खर्चात में इंक्रीज करेंगे, और वो 300 अरब जो बाकी बचेगा उसको हम हो सकता है थोड़ा बहुत सैलरी में दे सके। और हम IMF को ये कहेंगे कि जो हमारी इंक्रीज इन टैक्सेशन है वो हमारे एफर्ट से आएगी या हमारे ग्रोथ से आएगी। हम कोई नए टैक्सेस नहीं लगाना चाहते। ये तकरीबन आइडियल बजट है जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रेजेंट करना है IMF को। बाकी सब जो आपको सुन रही है ये कहानियां हैं। मैंने आपको बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में बता दिया कि बजट क्या होगा। जी, बहुत शुक्रिया शब्बर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, कीपिंग योर एक मैसिव एक फाइनेंस का, अकाउंटिंग का, इन तमाम चीज़ों का बैकग्राउंड, चेयरमैन FBR भी आप रहे हैं। वेरी वेरी पावरफुल वन, वेरी एग्रेसिव, वेरी पैशनेट। आई मस्ट से आपने बड़ी कोशिशें भी की थी चेंजेस लाने की जो आपके बस में था। आप क्या समझते हैं कि अगर आप आज चेयरमैन FBR बैठे होते तो आप क्या हुकूमत को एडवाइस कर रहे होते कि टैक्सेस कम किए जाएं ताकि इकॉनमी थोड़ी सी इसमें कोई एक्टिविटी है, या ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो लगाए दिए इन पर लगाने चाहिए ताकि IMF की डिमांड या जो भी हमारा शॉर्ट फॉल है उसको हम ब्रीच कर सकें? और प्लस ये भी साथ बताया जाएगा कि कौन कौन से एरियाज आप समझते हैं कि टैक्स से बचे हुए जहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जा सकते। एवरीवेयर इज ए टैक्स। जो चीज़ को भी हाथ लगाते हैं तो टैक्स तो हर जगह पे लगा हुआ है। कोई ऐसा कोई है कोई आपके ख्याल है सेक्टर बचा हुआ जहाँ से पैसे को नचोड़े जा सकते हो, निकाले जा सकते हो? बिस्मिल्लाह की बात यह है कि जहाँ तक पहला वाला सवाल है कि जो अब पाकिस्तान जिस शक्ल में चला गया है उसमें टैक्स का रेट बढ़ाना या टैक्स की शरह को बढ़ाना या
टैक्सेस को मजीद लगाना, वो पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है। और अगर आपने मजीद टैक्सों को, मेरा कहना है कि कम नहीं किया, तो इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी और बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट होगी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी राइज हो जाएगी और हम एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसे हुए हैं। मैं कल भी किसी प्रोग्राम में बता रहा था कि पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता है, या स्मॉल मीडियम सेक्टर, इसका साइज कम हो रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टैक्स बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको हमें कम करना है और हमें लोगों को ये इवन 17% का जो टैक्स रेट है सेल टैक्स का, इसको भी कम करके नीचे लेकर आना है। इसमें कोई दो राय नहीं है और अगर मैं चेयरमैन FBR होता तो मैं यही करता। अब दूसरी बात जो है वो हमें जो करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे, वो ये है कि अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो सेक्टर जहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी होती है, फॉर एग्जांपल शुगर का सेक्टर है, टोबैको का सेक्टर है, फर्टिलाइजर का सेक्टर है, सीमेंट का सेक्टर है, इन सेक्टर में हम ट्रैक एंड ट्रेस लगाएंगे और प्रोडक्शन को मैनेज करेंगे और पूरी ट्रेल को अंदर कंट्रोल लाएंगे। मुझे बताइए कि जब से मैं 2000 से वापस आया हूँ, ट्रैक एंड ट्रेस में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और हमने उसको पीछे छोड़ दिया है। तीसरी बात, हमने जो पॉइंट ऑफ सेल को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, वो भी तकरीबन रुक गई है, वो भी नहीं आ पा रही। जहां तक सवाल है कि कौन से तबके जो टैक्स नहीं देते, हमें उनसे टैक्स लेना चाहिए, उनमें रिटेलर, होलसेलर और आड़ती हैं, जो टैक्स का, उनकी जो टैक्स की शरह है रिकवरी की, वो बहुत ज़्यादा कम है और वो नहीं देते और किसी गवर्नमेंट के अंदर इतनी सलाहियत और इतनी ताकत नहीं है कि उनसे टैक्स ले सके, तो सारा का सारा बोझ कंज्यूमर पे पड़ रहा है। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का जहाँ तक सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि ग्रोअर्स पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की केस नहीं बनता है, मगर जो दरमियान में मिडिल मैन है एग्रीकल्चर का, वो बेतहाशा पैसे बना रहा है और उसको भी हम टैक्स सिस्टम में नहीं ला सके हैं। आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से सर एक आपने इशू को एड्रेस किया है, मस है, एग्रीकल्चर की बात की और आपने बड़ी खूबसूरत बात की। बहुत कम यहाँ अर्बनिटीज़ हैं जो इस तरह मसले को समझते हैं जैसे आपने समझा, अदरवाइज इट्स अ वेरी पॉपुलर स्लोगन कि एग्रीकल्चर को टैक्स करें। और इस साल जो ये आई है यहाँ पे इसकी नेशनल फाइनेंस कमेटी की या अकाउंट्स कमेटी का जो ये फिगर है, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है, इट्स शॉकिंग 0.56%। एग्रीकल्चर नीचे गई है, जैसे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल आप बता रहे हैं वो नीचे गए हैं, इंडस्ट्री आपकी कम हुई है, और एग्रीकल्चर जो 60-70% आपकी ग्रोथ में रोल प्ले करती है, वो तो 0.56% गई है। इस साल गंदम की हमने कीमत देखी, पिछले साल इन्होंने इंपोर्ट कर ली थी सर, वो किसान तबाह हुआ कि उसको गंदम का रेट नहीं मिला। फिर इस साल हमने देखा है कि 4000 रुपये उनको फी मंथ से उसको 2200 तक ले गए, तो रूरल इकानमी तो तबाह होकर रहेगी और एग्रीकल्चर जो है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो शॉकिंग कि 0.56%, नेवर हर्ड ऑफ इट, कि हमारे 3-4 सालों में जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं इतनी नीचे गई है कि एग्रीकल्चर तो इनके फोकस में नहीं है सर। वो कहते हैं गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, वो कहाँ से कमा के दें, लोगों को तो अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे इसमें देहातों में सर, ज़राअत से। देखिए कलासा साहब, बात बड़ी सिंपल सी है। मैं बार बार ये कहता हूँ, जब हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर पर टैक्स की बात करते हैं, तो वो ग्रोअर पर टैक्स करने की बात करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का आम जो किसान है, जिसके पास एक होल्डिंग है, उसमें से आप टैक्स ले नहीं सकते, बल्कि उसको आपको पैसे देने हैं। तो दरमियान में ताजिर और आर्थिक तबका है जो कंज्यूमर को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो ग्रोअर को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको कोई नहीं पूछता, वो बिल्कुल आज़ादी से फिर रहा है। किस रेट पर वो आपसे सब्जी, किस रेट पर आपसे दूध, किस रेट पर आपसे वो जानवर, किस रेट पर आपसे वो चीज़ें खरीदता है, किस रेट पर वो बेचता है, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। और हम बार बार ये एक कहानी पेश कर देते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है। दूसरी बात जो हम रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास इस वक्त कॉटन जो है वो अच्छी, बिल्कुल तकरीबन अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल ही नहीं है। जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी वो उस वक्त बढ़ेगी जब हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बना सकेंगे, और वैल्यू एडिड के लिए हमें अच्छी कॉटन चाहिए। और पाकिस्तान में कॉटन की वैरायटी वो आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है बनिस्बत बेहतर होने के। मुझे अभी कोई कॉटन वाले बता रहे थे कि वो पाकिस्तानी कॉटन से 25, 26, 30 काउंट से ज्यादा बेहतर धागा बना ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम इस कॉटन की इस लेवल की कॉटन उगा रहे हैं, तो हम कौन सी वैल्यू एडिड टेक्सटाइल को बढ़ाने जा रहे हैं।
तो रास्ता साहब बात यह है कि मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में एक बात कही थी कि हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक काम करना है, वो ये है कि हम सच बोलना सीख जाए। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अच्छा सर, अभी आपने बड़ा एक जो पिक्चर इसकी पेश की है काटन के हवाले से, बिल्कुल ठीक ही है। पाकिस्तान ने $2 बिलियन की, ये मतलब एवरेज, पहले $1 बिलियन थे, अब जो फिगर आ रहे हैं शायद $2 बिलियन तक की काटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने शुगर थी वो इंपोर्ट कर रहे हैं सर। हमने गंदम $1 बिलियन की पिछले साल हमने इंपोर्ट किया जबकि अपनी फसल आ रही थी। सो अगर इसके बाद हम ऑलिव ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, और तकरीबन एक साल मुझे याद पड़ता है 2020-21 में तो हमने $10 बिलियन की सारी चीज़ें इंपोर्ट की थी। अब भी हो रही, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हुई हैं $2-3 बिलियन की। जो मुल्क ये कहते हैं कि हम गंदम पैदा करते हैं, दालें पैदा करते हैं, काटन पैदा करते हैं, शुगर केन पैदा करते हैं, वो अगर यहाँ पे $4-5 बिलियन की हर साल इंपोर्ट कर रहा है तो वेयर इज एग्रीकल्चर सेक्टर, जिस पे IMF कहता है इनको टैक्स करो, हुकूमत भी कहती है टैक्स करो, ये बिल भी पास हो गए सुबह असेंबली से। ये किस तरह की स्ट्रेटजी है, किस तरह की पॉलिसीज ये यहाँ पे फॉलो की जा रही हैं कि जो सेक्टर आपको आप खड़ा कर सकते हैं, $4-5 अरब बचा सकते हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं और उन पे टैक्स लग रहे हैं और उनके रेट्स नहीं है। मिडल मैन की आप बात कर रहे थे तो वो तो पास्को और ये सूबाई जो महकमे है फूड के, उन्होंने कहा डीरेगुलेट हैं, हम तो खरीदेंगे नहीं, तो फिर मिडल मैन ही खरीदेगा, किसान फिर किसको बेचेगा? ना हुकूमत खरीद रही है, ना पास्को खरीद रही है, ना फूड डिपार्टमेंट खैर है, तो देन वेयर शुड दे गो? फिर तो ये मिडल मैन को ही स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उसको एम्पावर किया जा रहा है कि तुम किसानों के साथ जाओ और अपनी मर्जी का रेट तय करो, 2000 लें, 2200 लें, यकदम अब 4000 से रेट जो है 2200 तक ले गए, तो वेयर शुड फार्मर गो सर? देखिए बात ये लास्टर साहब, बात ये है कि एग्रीकल्चर की जो मईशत है, जो ज़रूरी मईशत है, उसको हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आप मुझे बताएं कि 25 से 30 साल पहले पाकिस्तान में जितना भी खुर्दनी तेल है वो हम खुद पैदा करते थे। आज 99% जो हम तेल खा रहे हैं वो मलेशिया से इंपोर्टेड है। तो जो जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम 5 से 7 बिलियन तक फूड के आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा तो कहना है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे बात करते हैं, हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे बात करते हैं, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी कहां से हमने इंश्योर की हुई है। तो मेरा सिर्फ ये कहने की मकसद ये है, मुझे एक सिंपल सी बात बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का मिनिस्टर कौन है? कोई ऐसा आदमी है मुझे बताइए कैबिनेट में या सूबाई गवर्नमेंट में, पंजाब ले लें, कि पंजाब में कोई ऐसा बंदा है जो एग्रीकल्चर के अफेयर को देख रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान ऐसा मौजूद है सूबाई गवर्नमेंट में या फेडरल गवर्नमेंट में जो एग्रीकल्चर के अफेयर्स को देख रहा है। ये एक्चुअली कलासर साहब बात ये है कि ये मुल्क झटके पे चल रहा है, एडॉकिज्म पे चल रहा है, ये इस तरह नहीं चल सकता। इनको पता नहीं है कि हम किन चीजों से खेल रहे हैं। मईशत, एग्रीकल्चर की मईशत तकरीबन तबाह हो चुकी है इकोनॉमिक वाइज पे। मैं ये कह रहा हूँ इकोनॉमिकली वायबल नहीं है किसी आदमी के लिए कि वो अपना प्रोफेशन एग्रीकल्चर बनाए, तो वो जमीनों को छोड़कर दूसरी जगह पे काम कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जमीनों से जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होनी चाहिए, वो खत्म हो गई है और पाकिस्तान की बुनियादी सर्वाइवल का जो इशू है वो खत्म हो गया है। आप देहातों में चले जाएं तो आप देहातों में अब आपको रौनक नजर नहीं आती, देहातों में आपको एक मायूसी, देहातों में एक कमजोरी, एक चीजें नजर आती है और लोग वहां से छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए कि हमने एग्रीकल्चरल या ज़रूरी माशरे को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया है और हम उसको एक वायबल ऑप्शन फॉर लिविंग इन पाकिस्तान नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि ज़राअत कोई रहने का जरिया नहीं है। ये गरीब आदमी, उस आदमी को जिसको नौकरी नहीं मिल रही, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, वो वहाँ बैठकर एक पुराने तरीके से ज़राअत करता रहे। बाकी ये सब्जेक्ट इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। तो जब ये सोच आपकी होगी तो कभी किसी मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। इसके बिल्कुल बॉर्डर के पार आप देख लें, इंडिया में एग्रीकल्चर एक वायबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर मजबूरी में की जाती है, वायबल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ये सब्जेक्ट पाकिस्तान में लोगों को समझ ही नहीं आया
ये सारे जाहिल हैं, ये लम्स में बैठे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी बैठे हैं, इनको कुछ समझ नहीं है, ये बिल्कुल टोटल जाहिल लोग हैं। इनको एग्रीकल्चर की मईशत को समझने में इनकी बुनियादी खराबी है। आज पाकिस्तान में एग्रीकल्चर एक्टिविटी एक वायबल माशी ऑप्शन नहीं है। कोई भी प्रोग्रेसिव आदमी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट करने को तैयार नहीं है। ठीक शब्बर साहब, हम कुछ मजीद सेक्टर्स हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा नाजरीन। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। शब्बर साहब, आपका इतना जो है वो एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है टैक्स के हवाले से, FBR चेयरमैन थे। आपने भी उस वक्त कोशिश की थी कि रिटेल सेक्टर को जो है वो अंडर टैक्स नेट लाया जाए, उनसे जो है टैक्स कलेक्ट की जाए। लेकिन ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है, ये हमने देखा कि इसमें कोई कामयाबी जो है वो नज़र नहीं आई। क्या वजह है कि रिटेलर्स पे टैक्सेस वहाँ से हम नहीं कलेक्ट कर पाते और ये आज भी एक फेल्ड स्कीम है? देखो रबिया, तुम लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तुम अब जब बजट का प्रोग्राम करो जी, तो उसमें औरंगजेब साहब की तकरीर जो उन्होंने असेंबली में की थी उसका एक शॉर्ट निकालना। उस शॉर्ट में उन्होंने कहा था कि ताजिर दोस्त स्कीम कामयाबी से जारी है, कहा था। अब मेरा सवाल है कि तुम वो वाला जुमला निकाल के कैमरा पकड़ो और औरंगजेब के सामने खड़े होकर जाके पूछो कि जब आपने ये कहा था कि कामयाबी से जारी है, तो आपने खुद जाके देखा था या आपको किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा था? देखिए, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। औरंगजेब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम कामयाबी से जारी है, ठीक है। अब वो बेचारा तो कभी बाजार में गया नहीं होगा, उसको किसी ने कहा होगा ना कि ताजिर दोस्त कामयाबी से जारी है। उस बंदे को हम राजा बाजार में क्यों नहीं फांसी लगाते जो झूठ बोल रहा था? देखिए, आप ये कहें कि नहीं जारी, आप ये कहते हैं कि नहीं चल रही है। आप जब खड़े होकर असेंबली के फ्लोर पर ये कह रहे हैं कि ताजिर दोस्त स्कीम कामयाबी से जारी है, तो आपको ये कहानी, ये जुमला किसने लिख के दिया था? अब सवाल ये है कि आपने पूरे एक साल गुजर गया, आप में से किसी मीडिया वाले ने उसको बुला के ये नहीं पूछा कि सर आपने ये बात की थी, ये सर आपको किसने लिख के दिया था? और अब आप कह रहे हैं कि वो हमने स्कीम बंद कर दी है। देखिए, बात ये है कि ये सारा ड्रामा है, ये मेलो ड्रामा चल रहा है इस्लामाबाद में। ये नहीं चाहते कि ताजिरों को टैक्स किया जाए। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहता हूँ, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ये बात अफोर्ड, PMLN ये बात सोच भी नहीं सकती। मतलब मैं कहता हूँ, करना तो दूर की बात है, ये सोच भी नहीं सकते। समझ आई आपको मैं क्या कह रहा हूँ? जी, बस इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ आपको? इनकी ये कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि ताजिरों को टैक्स करें। अच्छा सर, आपने क्योंकि एक लंबा अरसा इन तमाम मामलात को देखा है और हुकूमत के अंदर भी रहे हैं करीब से, हमने अक्सर देखे कि IMF जो है वो पाकिस्तान पे बड़ा दबाव डालती है कि आप एक्सपेंडिचर्स कम करें, गैर ज़रूरी अखराजात कम करें, नॉन प्रोडक्टिव जो आपका अखराजात हैं वो कम करें। लेकिन एक और चीज़ है जिस पे IMF को कभी मसला नहीं होता, ये वज़ीरों की तादाद बढ़ाए जाएंगे। हालांकि इस्लामाबाद में 18वीं तरमीम के बाद मेरे हिसाब से 8 से 10 ज़्यादा वज़ीर ही नहीं चाहिए, उन्होंने 60-70 बना लेते हैं, मुशीरों के अलहदा तादाद होते, तो उस पर भी IMF एतराज़ नहीं करता। साफ ज़रा खर्चे होते हैं, एक वजीर के, मुशीर के, स्टाफ, गाड़ियाँ, पैसा, पर्स, प्रिविलेजेस। साथ में वो फिर हमने देखा है वो अपनी तनख्वाहें खुद बढ़ा लेते हैं, असेंबली वाले भी और वजीर भी, उन पर भी IMF को एतराज़ नहीं होता। IMF को एतराज़ हो जाएगा जनाब के इसको यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन बंद कर दें, वहाँ से लोगों को निकाल दें, आप PWD बंद कर दें, फलाने महकमे को प्राइवेटाइज कर दें, ये आपका काम नहीं है, वो आपका काम नहीं है। ये क्या वजह? हमने कभी नहीं सुना वजीरों की तादाद पे एतराज़ किया उन्होंने। वो कर सकते हैं, बजट वही बना रहे हैं, वो तनख्वाहों पे एतराज़ नहीं करते, वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे एतराज़ नहीं करते, ये नई गाड़ियां लेते हैं 1-2 बिलियन रुपीस की, उस पे IMF एतराज़ नहीं करता। ये क्या वजह? IMF इतना ये सिलेक्टिव क्यों है? हुक्मरानों को कुछ नहीं कहता, उनके लल्ले तलल्ले पे अवाम की गर्दन के बाद उसमें वो रस्सी डाल लेते हैं, घसीटना शुरू कर देते हैं। सर देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है सर। आपको पता है कि अभी कोई 3-4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले एक IMF का वफ्द आया था पाकिस्तान में, 4-5 आदमी का, जो गवर्नेंस और करप्शन के ऊपर उन्होंने एक स्टडी की थी और वो उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और वो शायद अभी आगे अगले कुछ दिनों में आ जाएगी। और उन्होंने
सेशन भी बुलाया था इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद सेशन में मैं किसी और ज़ाती वजह से जा नहीं सका था, तो फिर उन्होंने मुझसे 1 to 1 चारों बंदे जो मेन आदमी आए थे, उन्होंने मेरे साथ चारों ने मीटिंग की थी तकरीबन 2 घंटे तक। अच्छा। और मैं आपको बिल्कुल साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि भाई आपकी गवर्नेंस, जो आप बात कर रहे हैं गवर्नेंस की है ना, कितने मिनिस्टर होने चाहिए, तनख्वाहें कितनी होनी चाहिए, उसने कहा जी अब गवर्नेंस के बारे में हम आपकी गवर्नमेंट से 100% गैर मुतमईन है, हम इन्हें कह सकते हैं ये मैटर पर, मगर ये अब किसी भी चीज को सही करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और हम भी इंटरेस्टेड नहीं है इस बात में कि हम इनसे जबरदस्ती कराएं, इन्होंने करना है करें, नहीं करना नहीं करें, हमें अपना टैक्स के थ्रू पैसे रिकवर करने हैं, आपका मुल्क अच्छा होता है अच्छा हो, आपका मुल्क खराब होता है खराब हो, हमें इस बात में अब आपके मुल्क में को सही करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कलासरा साहब, वो सारी बातों पे हंस रहे थे। अच्छा। जब उन्होंने मुझसे पूछा सर, जो आप बता रहे हैं कि हाथ खड़े कर ले उन्होंने कि घर मरे अपना आप संभाले, हमसे मजीद आप लोगों का ख्याल नहीं रखा। हाँ, वो ये कह रहे हैं यार आपका घर है आप संभाले, आप हमसे क्यों बार बार कहते हैं। और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि जो टैक्स का ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह का प्रोग्राम हो रहा है, ये आपका बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा यार मैं तो बहुत मुतमईन नहीं हूँ। तो वो कहने लगा, जो उनका चेयरमैन था, कहने लगा सर आप जो कह रहे हैं मैं भी यही कह रहा हूँ। तो वो देखिए ना, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ये अगर अपने आप को खुद सही करना नहीं चाहते तो हमें किसने पागल कुत्ते ने काटा है कि हम इनके सर पे आके टेंशन लें। हाँ ठीक है, हम अपना कैश बना के दे देंगे इनको कि हमें इतना कैश चाहिए, आपने खर्चा करना है, उन पैसों को आग लगानी है लगा लें आग, बाद में आपका मुल्क तबाह हो नहीं हो। कह रहे हैं कि वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये हमारी रूलिंग लीड जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, फाइनेंशियल विजिट्स हैं, फाइनेंशियल टीम है, या जो गवर्नर यहाँ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, बिग गन्स बैठे हुए, इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है इस मुल्क को चलाने में, ठीक करने में, बस अपने लल्ले तलल्ले अपने पॉलिटिकल फंड, डेवलपमेंट फंड, माल पानी, उसी में दिलचस्पी है। देखिए मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, ये जो आपने बात की है ना कि शहबाज शरीफ साहब फाइनल विजिट हैं, ये दिमाग से निकाल दें। ये जो उन्होंने अपने आप को एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार, ये फाइनेंशियल विजिट है, ये बिल्कुल आपकी गलत बात है। अच्छा सर। ये लोग टेस्टेड फेल्यूअर्स है सब। अच्छा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों कह रहा हूँ मैं आपको। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या शहबाज शरीफ साहब की पार्टी या पार्टी की गवर्नमेंट तकरीबन 35 साल से पंजाब में काम कर रही है, नहीं कर रही जी। पंजाब की एग्रीकल्चर की पोजीशन आपने बताई है अभी जी। वो तो ये रिजल्ट है इनके दौर में, पिछले 3 साल में तबाही है ये शहबाज शरीफ। नहीं 3 साल को छोड़ दे सर, मैं 35 साल की बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए ना कि अगर ये रिजल्ट होते तो एग्रीकल्चर कहाँ पे होता आज। लेकिन लाहौर की सड़कों पे 4 फुवारे लगा देना, या तीनों पे 3 तस्वीरें लगा देना, या आटे के थैले पे मरियम नवाज की तस्वीर लगा देना, ये नहीं होता। आप मुझे बताएं ना, आपने खुद ही मुझे आटे के थैलों से आगे निकल गया। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आटे के थैले पे नहीं, हर जगह पे मरियम साहिबा की तस्वीर लग रही है और उनके नाक दें जो मैं बता नहीं सकता, वो कहते हैं कहाँ पे किन किन प्रोजेक्ट्स पे जो है तस्वीरें लग रही हैं। वो तो बात बहुत आगे चलेगी। आटे के थैले वाली तो बड़ी पुरानी बात होगी सर, वो शहबाज शरीफ साहब। नहीं सर, मैंने तो एक ऐसी चीज भी देखी है जिसमें डायग्नोस्टिक जो हो रही है पंजाब गवर्नमेंट की लेबोरेटरी की, उस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पे लगी हुई तस्वीर। मैं नहीं कहना चाह रहा था, चले आपने बड़ा क्लियरली कह दिया, थैंक यू वेरी मच सर। नहीं, मैं सिर्फ आपको अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो जिन लोगों को आपने फाइनेंशियल रिजल्ट बनाया, आप कहते हैं ना फाइनेंशियल रिजल्ट है सर, ये भी मिथ है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ ना कि पंजाब का मेन जो सेक्टर है इकोनॉमी का, वो एग्रीकल्चर है, और आपने खुद बता दिया कि एग्रीकल्चर के क्या हालात हैं। तो फिर मुझे ये समझा दें कि ये कौन से फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये कहाँ के फाइनेंशियल रिजल्ट है। अच्छा सर, लेकिन आप बता दें कि पंजाब में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या बना है। पंजाब में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है इस वक्त, बताएं मुझे। तो कौन से रिजल्ट है ये? ये रिजल्ट तो होता है ना जो रिजल्ट लेकर आए। अच्छा सर, एक और बात रिजल्ट है बैठ के विजन 20,000, उड़ान पाकिस्तान, कभी बे उड़ान पाकिस्तान, ये बिला वजह की बातें क्यों करते हैं हम, क्यों टाइम जाया कर रहे हैं अपना। अच्छा सर, एक बात बताएं, पाकिस्तान में समझा जाता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है वो इतने काबिल नहीं है वो किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री को चला सके,
तो अब तक मुझे नहीं याद पड़ता, आखिरी दफ़ा शायद यासीन भट्टू साहब कोई 80s में थे, एक दफ़ा शायद नवीद कमर साहब दरमियान में शायद बने थे, कोई एक दो इसी तरह के मुझे याद आ रहे हैं। मतलब अदरवाइज हमने देखा है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री तो कभी पॉलिटिशियन के हाथ में रही नहीं है सर। वो कहते हैं इन्हें तो पता ही कख का नहीं है, हमेशा वो टेक्नोक्रेट लेकर आएंगे, शौकत अजीज आएंगे, शौकत तरीन आएंगे, हफीज़ शेख साहब आएंगे, फिर इवन इसके बाद आप इससे पीछे चले जाएं तो आपको जितने भी मिलते रहे मोस्टली जो लोग थे, अभी औरंगजेब साहब हैं वो आए हुए हैं, तो कभी यहाँ पे तो पॉलिटिशियन तो रहा नहीं। इन लोगों का कहा जाता है जनाब इनका वोट बैंक नहीं है, इन्हें कोई केयर नहीं है, इन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, वोट लेने हैं, तो ये बेहतर चला सकते हैं। लेकिन जो आप हालात आप बता रहे हैं, तो अगर पॉलिटिशियन नहीं चला सकते फाइनेंस मिनिस्ट्री को, माशाल्लाह ये जो मैं 8-10 और नाम गिनवा सकता हूँ, तो ये भी तो नहीं चला सकते, इनसे भी तो नहीं चलाना मुल्क, ना इकॉनमी चली है। मैं समझाता हूँ आपको सर। देखिए बात ये है कि एक होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि चलाती है किसी भी मुल्क के कैश को, कि कैश कितना आ रहा है और कैश कितना जा रहा है, वो टेक्निकली इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमिन नहीं करती। एक होता है प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस मिनिस्टर जो डिसाइड करता है कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह डिजाइन करना है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 1947 से आज तक पाकिस्तान में जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, एक आध के अलावा सब फाइनेंस मैनेजर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हैं जी। ये सिर्फ कैश को हैंडल करना जानते हैं कि इतना कैश आया लोगों से टैक्स में, उसको हमने यहाँ खर्च कर दिया। अच्छा, वो फाइनेंस मिनिस्टर क्यों आए ये भी समझाता हूँ मैं आपको। इसलिए आए कि हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री हमेशा अमेरिका से या अमेरिका के दोस्तों से बोरो करके पैसे मुल्क को चलाता रहा है। तो जब अमेरिका से बोरो करके मुल्क को चलाता रहा है तो अमेरिकन चाहते हैं कि जो कैशियर हो वो उनका रिलायबल आदमी हो, तो वो कैशियर हमेशा चाहे किसी की गवर्नमेंट भी हो अपना लाके बैठाते हैं। शौकत तरीन साहब जरदारी के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, शौकत तरीन साहब पीटीआई के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, हफीज शेख साहब पीपल्स पार्टी के पीटीआई में भी थे, मुशर्रफ में भी थे। तो सर आप इनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं समझे, ये आईएमएफ के या अमेरिकन के कैशियर होते हैं। आप इनके बारे में ज्यादा इनको बहुत ज्यादा नंबर दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सर एक लास्टली मेरा ख्याल है शायद प्रोग्राम का टाइम भी शायद खत्म होने वाला है, जब ब्रेक लेनी आपने, तो सर ये हमने देखा है कि मोस्टली पाकिस्तान में जो बैंकर हैं, बैंकर्स को ये वजीर खजाना बनाया जाता है। बैंकर इसलिए होते हैं ना कि बैंकर अच्छा कैशियर होता है ना। ये शौकत अजीज, शौकत तरीन, औरंगजेब साहब, मेरी बात सुनो। देखो अभी हमारा, अगर आप अभी सोचो आज पाकिस्तान का मसला, सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त एज फार एज दी फाइनेंस इज कंसर्न, वो ये है कि हमारे पास डॉलर कम है और हम बाजार से अच्छी रेट पर बोरो कर सके, यही मसला है ना इस वक्त। अच्छा, उसके लिए सबसे अच्छा आदमी कौन है? जो बैंकर भी है, इंटरनेशनल मार्केट को भी थोड़ा बहुत जानता है और बोरोइंग करने को भी जानता है, वो औरंगजेब है। अब अगर तुम औरंगजेब को ये एस्यूम करते हो कि औरंगजेब जाकर राजा बाजार में टैक्स भी रिसीव कर लेगा, तो भाई वो उसका काम नहीं है। वो आपको पेरिस क्लब से शायद एक आध % अच्छे रेट पर, आप ये कह रहे हैं ये कैशियर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, जो मुझे आपको सादा लफ्जों में ये कैश काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा यार मैंने आपको कह तो दिया, मैं आपको क्या कहलवाना चाहते हो, मैं आपसे क्या करवा, ये कैशियर है बेचारे, मजबूर है, क्या करें यार। जब मुल्क में कैश शॉर्ट है तो अच्छा कैशियर चाहिए ना यार। अच्छा, ये बताएं ना शब्बर साहब कि ये अभी तो ये फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों ही ये कह चुके हैं कि ये लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो होगा। आपको लगता है इनफ रिफॉर्म्स हो गए? वैसे तो इंडिया भी अभी यही चाह रहा था कि आईएमएफ वाली चीज जो है वो भी अप्रूव ना हो और हमें ना मिले। तो एक तो ये कि फ्यूचर में खबरदार होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, और फिर इसका हल तो यही है कि वाकई ये लास्ट प्रोग्राम हो। लेकिन इनफ रिफॉर्म्स हो गए हैं कि ये आईएमएफ का लास्ट प्रोग्राम हो? देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें उस पॉडकास्ट में भी कहा था रबिया कि मई 2025 की आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ लो और उसके बाद का हेडिंग पढ़ लो अखबार की। उसमें लिखा हुआ था कि जो कैश फ्लो हमारी डॉलर में बन रही है, वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट आईएमएफ प्रोग्राम। ठीक है, पहली बात समझ आ रही है, तो कोई इस विजन नहीं। दूसरी बात ये है कि भाई जो होता है ना, जो होता है, क्या बोलते हैं, महाजिन होता है ना, महाजिन बोले, या जिसको जो मनी लेंडर होता है, वो कभी ये नहीं चाहता कि अपने कर्जदार को आजाद कर दे, क्योंकि उस तरह से वो कर्जदार से नाजायज काम करवाता है। आज के जियोपॉलिटिकल हालात में अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान
कर्जों के सिस्टम से आजाद हो तो चाहे आप पैसे मांगे या नहीं मांगे वो खुद दे जाएंगे आपको, परेशान नहीं हो। ठीक जी। अच्छा सर, ये तो समझी मैं क्या कह रहा हूँ? जी, आप जी, मेरी बात को समझ रही है क्या कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा सर, एक और IMF की बात वो आपके खुद दे के जाएंगे कि मैडम ये पकड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कर्जा आप पे रहे। जब आप पे हमारा कर्जा रहेगा तो आप पे हमारा बोझ भी रहेगा। तो हम हमारे कर्जे को पकड़ लें। उनके लिए 7, 8, 10 बिलियन डॉलर कोई बड़ी बात नहीं होती, आपके लिए जिंदगी मौत का सवाल है। ठीक। अच्छा सर, ये हमने देखा IMF की बात होती है तो पूछते जाएं कि नरेंद्र मोदी साहब ने लेटर लिखा IMF को। वो कहते हैं कि जी IMF की तारीख में 2 ही लेटर लिखे गए हैं कि पाकिस्तान को आप अपनी इमदाद ना दें, पैसे रोक लें। एक इमरान खान साहब ने लेटर लिखा था कुछ महीने पहले, एक कहते हैं मोदी साहब ने लिखा था। हाउ डू यू सी दैट कि इमरान खान साहब का लेटर लिखना ये ठीक स्टेप था कि पाकिस्तान को? नहीं, इमरान साहब देखिए, मेरा ये व्यू है क्लासर साहब कि घर की लड़ाई घर में लड़ें जी। IMF को खत लिखना कि वो लोन नहीं दें। इमरान खान को मैं इमरान खान से को पसंद करता हूँ, इमरान खान के साथ काम किया है, मगर मैं समझता हूँ वो एक्शन इमरान खान का गलत था। आप समझते हैं कि ये गलत एडवाइस है, शौकत तरीन जैसे लोगों को नहीं देनी चाहिए? तो उन्होंने पहले कोशिश, चलो खान साहब तो पॉलिटिकली तौर पर वो समझदार होंगे, फाइनेंशियल जो एडवाइजर थे खान साहब के, ये एडवाइस जिन्होंने किया था शौकत तरीन साहब कर रहे थे। ये पहले भी इन्होंने लेटर लिखे और टेपें शेपें पकड़ी गई थी, आपको याद होगा गुफ्तगू। तो ये शौकत तरीन साहब का काम नहीं बनता था कि खान साहब को एडवाइस करते कि ये काम हमने नहीं करना, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि खान साहब को नहीं करना चाहिए था। तो शौकत तरीन साहब ने क्यों नहीं एडवाइस किया था खान साहब को कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए? ये तो उनकी फील्ड थी, खान साहब को तो नहीं पता होगा इसकी क्या इंप्लीकेशन हो सकती है। शौकत तरीन साहब को तो पूरा पता था कि इसका क्या इंप्लीकेशन होगी पाकिस्तान के लिए। देखिए, मेरा ये व्यू है कि हम क्या कोशिश ये करते हैं कि शख्सियत को मुल्क से बड़ा बना देते हैं। जी एग्जैक्टली। तो हमने इमरान खान की शख्सियत को एक मोमेंट पे मुल्क से बड़ा बना दिया, और जब आप किसी शख्सियत को मुल्क से बड़ा बना देते हैं तो स्टेट रिएक्ट करती है और बड़ी खतरनाक होती है। अगर आप 9 मई के वाकयात को गौर से देखें तो 9 मई को इमरान खान अरेस्ट हुए थे और एक रिएक्शन आया था। वो रिएक्शन बहुत अच्छा होता कि अगर 20 लाख आदमी खजाबी स्टेडियम में इकट्ठा हो जाता या मीनार पाकिस्तान में इकट्ठा हो जाता। जब आपने एक शख्सियत को कहा कि ये शख्सियत की गिरफ्तारी स्टेट के सामने गिरफ्तारी है, तो आपने अपनी पार्टी के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दी। ये चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, ये जो हमारे मुशीर होते हैं वो कहते हैं सर तुसी हो, बाकी कुछ भी नहीं है। यही इमरान खान के साथ किया होगा शौकत साहब ने, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। कोई शख्सियत दुनिया में स्टेट से बड़ी नहीं हो सकती, और हर शख्सियत को आखिर में चले जाना है, दूसरे आदमी ने उसको रिप्लेस करना है। इंडिस्पेंसिबल दुनिया में कोई नहीं होता। वेरी ट्रू सर, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी इंतहाई ब्लंट और जैसे आप ऑनेस्ट बातें करते हैं हमेशा की तरह, आपने उसी तरह की हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू शब्बर साहब फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।